हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण चैप्टर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के विषय में आपको बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो आपका एग्जाम है, चाहे जीएस से संबंधित प्रश्न हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, हायर जिसमें पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले आप जो है इसको आप समझ लीजिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है। हम 2-3 वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की पूरा कॉन्सेप्ट, उससे बनने वाले क्वेश्चन के प्रकार किस तरह से है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, आपको हम बता देंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल को क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमें आपको भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो दे रहे हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है। जो नागरिक शास्त्र के छात्र हैं या सोशल के जिनका सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग आपका क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। तो आप हमको फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थोड़ा थोड़ा समय निकाल के उसको आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आज हम आपको किसी लक्ष्य कुलक्ष्य, चाहे आपका जो मुख्य उद्देश्य है आपको परीक्षा पास करना, आप अपने स्तर से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आपको पढ़ने में या समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो चैनल के माध्यम से वो चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगी और एग्जाम में जाकर आपको बहुत आसानी भी होगी। तो आप हम सुप्रीम कोर्ट जैसे बताना है, तो हम पॉइंट वाइज, चाहे आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या 1-2 बार हमारा वीडियो देख लेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय से जो भी प्रश्न बनेगा आपको दिक्कत नहीं होगी। या तो हमारा आप इसको वीडियो देख लेंगे, फिर आप कोई पेपर या प्रश्न पत्र उठा के हल करिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, हाँ ये सही से बताया गया है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आपको हम सर्वोच्च न्यायालय के विषय में बताएंगे, इससे कैसे प्रश्न बनता है। तो आप समझिए, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है वह भारतीय संविधान द्वारा की गई है। तो स्थापना इसी किसके द्वारा की गई है? भारतीय संविधान द्वारा। भारतीय संविधान द्वारा जो है, भारतीय संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। स्थापना की गई है। ये लाइन आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे संविधान की रक्षा भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। तो जो एक व्यवस्था, आप समझिए कि जो न्यायालय की व्यवस्था है, जैसे हमने बताया कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। जैसे कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जैसे व्यवस्थापिका जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जैसे हमारा जिससे कानून बनता है, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद। कार्यपालिका जो कार्य करने वाले एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और तीसरा पक्ष क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय या न्यायिक शक्तियाँ, जो हमारे संविधान में न्यायिक शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो आप समझने के लिए बता दें, जैसे 3 लेयर है, आप इसको समझ सकते हैं कि सबसे ऊपर क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, जिसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। फिर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। देखिए, ये 3 चीजें हैं। तो न्यायालय की एक व्यवस्था बनी हुई है। हमारा सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे आदमी को कोई उसके अधिकार का हनन होता है या कोई मामला है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, वहाँ से नहीं मिलता, हाई कोर्ट जाता है, वहाँ से नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो ये हमारे कानून के, हमारे संविधान के, हमारे देश की रक्षा में, लोगों को न्याय दिलाने में इनका काम महत्वपूर्ण है। ये हमारी न्यायपालिका है। तो आज जो है न्यायपालिका है, आप ध्यान से समझिए। देखिए, एक आपका बेस है, ये आपका बेस है, इसको आप जानते रहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय जैसे सबसे ऊपर है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। फिर हम स्टेट गवर्नमेंट जब आपको पढ़ाएंगे तो हाई कोर्ट पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम पूरा चीज़ आपको बताएंगे। तो अभी हम केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो केंद्र सरकार का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो
अगर ये बनता है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय, देखिए जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, काम आपका आसान हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो अगर विकल्प में संविधान, भारतीय संविधान दिया गया है तो भारतीय संविधान द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अब सीधे प्रश्न पर आते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय है। भाग 5, जो संघ सरकार का दिया गया है, भाग 5 अनुच्छेद, जब संविधान द्वारा इसकी स्थापना की गई, जैसे भारतीय संविधान द्वारा जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है तो भारतीय संविधान के किसी न किसी भाग में या किसी किसी अनुच्छेद में इसका जिक्र होगा, कॉमन सी बात है, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है तो जाहिर सी मन प्रश्न आता है किसी भाग में, किसी अनुच्छेद में, किसी पार्ट में इसका उल्लेख है। तो यह इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 124 से 147 तक, कितना, 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए अनुच्छेद का हम आपको पहले बताए हैं कि एक एक अनुच्छेद का एक इंडिविजुअल वीडियो आपको देंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जहाँ जैसे भी आता जाएगा उसकी चर्चा होती जाएगी। और 124 से लेकर 147 तक जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय है। अब इसकी स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई है, दो चीजें हो गई, किस अधिनियम द्वारा, किस एक्ट जो है या अधिनियम, किस अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ये आप समझिए। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार जो आप पढ़ते हैं एक्ट, भारत सरकार या भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम 1935 द्वारा, ये भी महत्वपूर्ण है कि संघीय न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। कैसे, संघीय न्यायालय के रूप में, संघीय न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, संघीय न्यायालय के रूप में। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा की गई थी। तो कैसे की गई थी, संघीय न्यायालय के रूप में। तो इसमें बहुत उलझने की जरूरत नहीं है, संघीय केंद्रीय न्यायालय है ही है, तो उसमें बहुत आपको उलझने की जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी, वह 1935 अधिनियम द्वारा। अब आगे समझिए इसका उद्घाटन कब किया गया, इसका उद्घाटन, प्रारंभ मतलब कब किया गया इसका उद्घाटन, तो 28 जनवरी 1950 को। ये सारे प्रश्न हैं, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर पूछता है कि किस एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई तब 1935, लेकिन कब इसका उद्घाटन किया गया या प्रारंभ किया गया या प्रारंभ पूछता है तो आप 28 जनवरी 1950। प्रश्नों की प्रवृत्ति को आप समझेंगे, फैक्ट जानते रहेंगे, आपको असुविधा नहीं होगी। अब आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या क्या चीजें बता चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान द्वारा की गई है। भारतीय संविधान भाग 5 आर्टिकल या अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम या भारत सरकार एक्ट 1935 द्वारा की गई है, संघीय न्यायालय के रूप में की गई है। इसका प्रारंभ 28 जनवरी 1950 को किया गया है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न आपको मिलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज और, इसका स्रोत क्या है। स्रोत में हम आपको इंडिविजुअल वीडियो दिए हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, आप पढ़ लेंगे तो स्रोत से आने वाले प्रश्न वहीं से आपके हल हो जाएंगे। लेकिन आप समझ रहिए कि अमेरिका, यहाँ भी इसकी चर्चा कर लेते हैं इंडिविजुअल। अमेरिका के संविधान से, अमेरिका का जो संविधान, इसका स्रोत जो है वह अमेरिका का संविधान है। अमेरिका का संविधान अमेरिका लिख दिया तो आपको समझ लेना चाहिए, लेकिन हम लिख दें कि डाउट ना हो कोई, अमेरिका क्या, अमेरिका का संविधान। तो अब आपका लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 बातें आपका स्पष्ट हो गई। ये बेस है। तो
इससे रिलेटेड प्रश्न डेट वाइज पूछे जाते हैं। एग्जाम आप प्रैक्टिस सेट उठा देखिए तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझते रहिए। एग्जाम नज़दीक है, ध्यान से समझे रहेंगे तो बहुत दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आर्टिकल 124 हम चर्चा करते देखिए, जहाँ जैसे जैसे भी आर्टिकल का जिक्र आएगा कि इसमें हमें सीधे तरह आप समझ लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का गठन। एक 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन है। तो जैसे जैसे भी आपको कई चीज़ें इनके विषय में बताया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट विषय इनके तदर्थ न्यायाधीश या वो सब का आर्टिकल बताया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इनकी चीज़ें हैं वो भी बताया जाएगा। लेकिन जो मूल चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप समझिए 124 में इनकी गठन देखिए, मूलतः जो है प्रारंभ में मूलतः जो है इसमें 8 न्यायाधीश थे, 8 न्यायाधीश थे। देखिए बात ध्यान समझिएगा, जिसमें 7 इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश, टोटल आपके 8 हो गए। अब आप समझ रहे हैं ये मूलतः ये मूल संविधान की बात है। बीच में 31 हुए, इस तरह से बढ़ते गए। तो देखिए कभी भी जो प्रश्न पूछेगा या तो मूल पूछेगा या तो वर्तमान पूछेगा, इसको आप ध्यान रखिए। इसी तरह के ही प्रश्न बनते हैं थे, परंतु बीच में जो है इनकी संख्या बढ़ के, जैसे मूल में 8 न्यायाधीश थे, एक मुख्य 7 अन्य। अब वर्तमान में बीच में 31 हुए, एक मुख्य 30 अन्य। लेकिन हमको वर्तमान देखना है, वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान में 34 न्यायाधीश है, 34 न्यायाधीश है, जिसमें आप समझ लीजिए एक मुख्य प्लस 33 अन्य। तो कहने का मतलब आप समझिए कि पूछेगा मूल संविधान में कितने न्यायाधीश थे, 8, एक मुख्य 7 अन्य। प्रश्न देखकर वर्तमान में 34 है, एक मुख्य 33 अन्य। बीच में 31 हुआ था, इसके पहले 31 हुआ था, लेकिन उसको जानते रहिए और यही प्रश्न पूछेगा मूल में या वर्तमान में। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के प्रश्न आप समझे हैं तो यही मेन चीज़ें यही हैं। आप फैक्ट पे आप चलते रहिए। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीज़ आप समझिए कि डेट है डाटा, इसको आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि संविधान में भारतीय संविधान के भाग 5 आर्टिकल 124 147 तक अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 संघीय न्यायालय के रूप में प्रारंभ 28 जून 1950 स्रोत अमेरिकी संविधान गठन 124 आर्टिकल तहत 8 मूल न्यायाधीश के रूप में की गई थी। वर्तमान में 34 हैं। अब आगे इसको हम हटाते हैं और फिर आगे जो है हम चर्चा करते हैं। देखिए एक एक चीज आपका स्पष्ट होता जाएगा। इसको हम दो वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, अब क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, इम्पोर्टेंट भी। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब आप समझिए कि इनकी नियुक्ति सीधे सीधे एक लाइन आप जान लीजिए, राष्ट्रपति। ये एकदम याद होना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कुछ चीजें समझने की है जो प्रश्न में आता है और लोग गलती करके आते हैं, कहते हैं कि समझ में नहीं आया या इसे गलत हो गया, तो आप उसके लिए आप परेशान मत होइए। पहले सीधे सीधे का प्रश्न होता है मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति, आप याद रखिए। अब क्या करता कैसे है इसका जो सिस्टम है, इसको आप समझिए। इसमें दो बातें आप समझिए कि जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर, अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर
और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। अब देखिए इस लाइन को आप समझिए। इस लाइन को समझने का मुख्य मुद्दा यह है कि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये स्पष्ट हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप समझिए कि अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो आप ये समझिए कि जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का टाइम आता है तो जो अन्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह लेता है कि किसकी नियुक्ति करना है, तो अन्य न्यायाधीशों की सलाह पकड़ देता है। और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का समय आता है तो मुख्य न्यायाधीश सलाह लेता है। अब कहने का मतलब, अगर एक प्रश्न आता है नियुक्ति विकल्प, देखिए राष्ट्रपति लिखा है, राष्ट्रपति, अगर उसमें सलाह पर लिखा है तो आप लिखेंगे कि न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति क्या है कि न्यायाधीशों की सलाह पर, न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति। मान लो आप समझ गए होंगे, लेकिन मेन मुद्दा आप समझ गए होंगे कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, स्पष्ट हो गया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीशों के सलाह पर, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीशों के सलाह पर। तो निकल के क्या है कि न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति। अब एक से जो वर्तमान चीज है, एक चीज आप देखे होंगे इसमें कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम, इस टाइम यही विकल्प में आता है। कॉलेजियम क्या है ये समझिए कि कॉलेजियम क्या है। यही प्रश्न आता है कि न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति किसके सलाह पर? विकल्प देगा, उसमें दे देगा कॉलेजियम की सलाह पर। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको आप कॉलेजियम समझ लीजिए। यह 5 न्यायाधीशों का समूह है। कितने? 5 न्यायाधीशों का समूह है। 5 न्यायाधीशों का समूह है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस टाइम वर्तमान में नियुक्ति इसी हिसाब से हो रही है। वर्तमान में नियुक्ति इसी हिसाब से हो रही है। ये संविधान में ये नियम है, लेकिन वर्तमान में नियुक्ति इस हिसाब से हो रही है। इसमें ये इंक्लूड है, इससे इतर नहीं भी आप समझ जाएंगे कैसे। अब 5 न्यायाधीशों का समूह है, 4 + 1, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश 4 अन्य। अब समझिए, जैसे किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो यह 5 लोगों का पैनल, जिसका, जैसे किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, A, B, C, D, E इतने लोग हैं। अब ये 5 लोगों का पैनल, जैसे D का नाम राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति के पास भेजेगा, और राष्ट्रपति जो है सलाह पर D को न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। तो कहने का मतलब है कि कॉलेजियम जो है वह न्यायाधीशों का एक समूह है जो नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है या उनसे सलाह देता है कि इनकी नियुक्ति करिए। अब आप स्पष्ट होंगे। तो इस तरह कॉलेजियम आता है। तो आप अगर पूछा जाए कॉलेजियम क्या है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति का एक पैनल है, न्यायाधीशों से नियुक्ति के न्यायाधीशों का एक समूह है। जैसे इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों के सलाह पर राष्ट्रपति करता है, तो इसमें कॉलेजियम बना दिए हैं कि जो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता था वो कुछ लोगों को 5 लोगों तक सीमित किए हैं। ये लोग मिलकर, जिसका मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश जिसकी भी नियुक्ति होना है, तो ये लोग सलाह करके वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। तो राष्ट्रपति के पास नियुक्ति हो जाती है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता है। तो कहने का मतलब आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जो प्रश्न बनता है उसी हिसाब से आप काम करेंगे कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, चाहे कॉलेजियम के सहयोग सलाह पर करता है। कॉलेजियम माने वही राष्ट्रपति, न्यायाधीशों का समूह, न्यायाधीशों का समूह जो नियुक्ति से संबंधित है, नियुक्ति से संबंधित समूह है जो उनके नियुक्ति से मामले होते हैं। बस आप समझ गए होंगे।
अब ये स्पष्ट हो गया होगा, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी? देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि राष्ट्रपति जो है वह नियुक्ति करता है कॉलेजियम या न्यायाधीशों के समूह के माध्यम से, जो उसको सिफारिश जिसकी की जाती है उनका करता है। अब अहर्ताएं, न्यायाधीश होने के लिए क्या अहर्ताएं होनी चाहिए? नंबर 1 समझिए, सबसे चीजें वह भारत का नागरिक हो, वह क्या हो? भारत का नागरिक हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसको आपको भूलने की जरूरत नहीं है, पहली लाइन यही है, को भारत का नागरिक हो। और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, 5 वर्ष क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। और नंबर 3 आपका बिंदु क्या है कि या हाई कोर्ट या अन्य न्यायालय में 10 वर्ष का वकालत हो, 10 वर्ष वकील के पद पे रहा। ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और वह राष्ट्र न्यायवादी हो, राष्ट्रपति के मत में न्यायवादी हो, मतलब न्याय का न्यायवादी हो, मतलब उसको न्याय के ज्ञान हो और ईमानदारी की भी छवि हो। तो कहने का मतलब है कि अहर्ताएं 4 चीज आप पढ़ लीजिए, यही प्रश्न बनता है। भारत का नागरिक हो, आपका स्पष्ट है, राष्ट्रपति के पास में न्यायवादी स्पष्ट है। अब उसमें 5 वर्ष उसको न्यायाधीश का अनुभव हो किसी उच्च न्यायालय, बिना उच्च न्यायालय में किसी स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय में बिना 5 वर्ष के न्यायाधीश के पद ग्रहण किए वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कुछ नहीं हो सकता है। और यह 10 वर्ष का वकील होने का भी अनुभव हो, चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे अन्य न्यायालय में हो। तो यही प्रश्न पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए कितने वर्ष न्यायाधीश होने का अनुभव? 5 वर्ष, या कितने वर्ष वकील होने का? 10 वर्ष। यह आपका स्पष्ट हो गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको आप समझते चलिए कि चीज हम बता रहे हैं आपको, जो आप जो है एकदम स्पष्ट रूप से दिक्कत नहीं लें और आसानी से समझते रहिए। अब शपथ, आप समझिए, जो मुख्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति या उसके प्रतिनिधि या उसके प्रतिनिधि। तो इसमें उत्तर राष्ट्रपति होगा। जो आपका प्रश्न आएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही मुख्य है, अगर राष्ट्रपति नहीं आता तो उसका प्रतिनिधि, तो जो विकल्प बनेगा सीधे राष्ट्रपति बनेगा या राष्ट्रपति या उसका प्रतिनिधि बनेगा, इसमें डाउट होने की जरूरत नहीं है। देखिए इनका कार्यकाल, देखिए इनके कार्यकाल के लिए इनका कार्यकाल निश्चित नहीं कहा गया है। यह जो है निश्चित नहीं है कि जैसे आम लोगों का है 5 वर्ष 6 वर्ष, इस तरह से निश्चित नहीं है। लेकिन अपने पद पर, अब इसमें जो प्रश्न बनता है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते, 65 वर्ष की आयु तक निश्चित नहीं है। इसका मतलब है जैसे 5 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष इस तरह निश्चित नहीं है। जैसे किसी आदमी की नियुक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में हो जाती है, अगर उसकी उम्र 62 वर्ष है तो वह 3 ही वर्ष पद पर रहेगा, क्योंकि वो 65 वर्ष बाद वह नहीं रह सकता है। बस ये चीज़ आप
याद रखिए, हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष है, इसको आपको हाई कोर्ट बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है, हाई कोर्ट में 62 है। तो हाई कोर्ट का जब आपको बताने लगेंगे तब बताएंगे। आप जान लीजिए 65 वर्ष की आयु तक। अगर किसी की 64 वर्ष की आयु में नियुक्ति होती है तो 1 वर्ष में ही उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है 65 वर्ष आयु से अधिक नहीं रह सकता है। अब एक चीज और समझ लीजिए, इसके पहले जैसे अगर किसी 65-60 वर्ष की आयु में नियुक्ति होती है, 5 वर्ष 5 रहा, बीच में चाहता है तो त्याग पत्र देकर बीच में 2 अन्य कांड से हटाया जा सकता है। एक तो इसमें रह सकता है, दूसरा त्याग पत्र। किसको त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति को। किसको त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति को। और तीसरा संसद द्वारा जो है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाने का काम सिर्फ राष्ट्रपति का है। अब वो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जा सकता है। तो अब ये समझ गए होंगे आप कि ये 65 वर्ष तक अपने पद पर आ सकता है, त्याग पत्र दे सकता है किसको? राष्ट्रपति को। और संसद की सिफारिश पे इसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब न्यायाधीशों को हटाना देखो कैसे हटाया जा सकता है। तो वही जो ये बात आती है कि 65 वर्ष रहेंगे, अपने आप चले जाएंगे, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिए अपने आप। लेकिन ये लाइन संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ऐसा तभी होगा, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा जो है इसको 2/3 संसद मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, और राष्ट्रपति भी आता है तो राष्ट्रपति हटाएगा ही इनके 2/3 बहुमत से। जब इनके खिलाफ कोई मामला हो तो 2/3 बहुमत से, मतलब लोकसभा के 100 सदस्य, राज्यसभा के 50 सदस्य अगर इनके खिलाफ मिलकर प्रस्ताव पास करते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं, तभी इनको हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता। लेकिन इसमें कुछ बिंदु होना चाहिए, जिससे इनको हटाने का मुख्य कारण क्या है? एक सिद्ध कदाचार और नंबर 2 असमर्थता। ये लाइन आपको होना चाहिए कि जैसे यदि ये तो दोनों क्लियर ही है। अब संसद कब सिफारिश करेगा? जब वो सिद्ध कदाचार, मतलब उसके ऊपर कदाचार, किसी तरह का आरोप लग गया, घूस का या उसके चरित्र से संबंधित कदाचार सिद्ध हो जाए, चाहे उसके चरित्र संबंधी, चाहे रिश्वत लेने का, या इस तरह कुछ आरोप हो जो समाज, देश, राष्ट्र के हित में नहीं है। कहने का मतलब यदि लगे कि जो कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, समाज, राज्य, देश के हित में नहीं है, तब उनके खिलाफ बहुमत मामला आएगा। या तो जब ये समझ लेकर असमर्थ हैं, अब ये कार्य नहीं कर सकते हैं, या मानसिक रूप से या अन्य किसी कारण से असमर्थ हो गए हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं, तब उनको हटाया जा सकता है। तो यह जो है संसद के 2/3 बहुमत से पारित हो, लेकिन अभी तक जो है इस तरह का मामला नहीं आया। आप समझिए इसमें महाभियोग, देखिए इसमें आप समझेंगे कि महाभियोग जैसे राष्ट्रपति महाभियोग हम पढ़ाए हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग वीडियो में जाके देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। वैसे इनको भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। सेम वही महाभियोग यही है जो संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित हो। क्यों? जब इनको सिद्ध कदाचार, असमर्थता, लेकिन अभी तक महाभियोग नहीं लगा है। अभी तक महाभियोग जो है, महाभियोग नहीं लगा है किसी के ऊपर, किसी मुख्य न्यायाधीश के ऊपर अभी महाभियोग नहीं लगा है। इस तरह का मामला नहीं आया है। मामला आया है एक बार, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं जब तक सिद्ध ना हो। विचारणी को अलग चीजें हैं, जब तक किसी के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आरोप तय ना हो। तो कहने का मतलब समझिए, शपथ राष्ट्रपति, कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक, त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, भी प्रश्न बनता है।
संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, लेकिन संसद में 2/3 बहुमत से पारिश हो, राष्ट्रपति उसको स्वीकृति प्रदान करे। जब वो सिद्ध कदाचार असमर्था यह भी पूछा जाता है, ये महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अब आप समझिए इनका एक चीज और समझ लीजिए, इनका वेतन, देखिए इनका वेतन भत्ते, तो कहने का मतलब है कि इनका वेतन भत्ते का निर्धारण जो है, निर्धारण कौन करती है? भारतीय संसद। इनका निर्धारण कौन करती है? भारतीय संसद। कहाँ से दिया जाता है? भारत संचित निधि से। कहाँ दिया जाता है? भारत संचित निधि से। ये भी प्रश्न पूछता है इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? भारतीय संसद। एकदम 1 लाइन 1 क्वेश्चन, इसमें नो डाउट। अगला कि किसके द्वारा भारित होता है, कहाँ से दिया जाता है, तो निर्धारण करता है, और दिया कहाँ से जाता है कि भारत की संचित निधि द्वारा। कहाँ दिया जाता है? भारत की संचित निधि द्वारा। और वित्तीय आपातकाल के अलावा इनके वेतन से कभी कटौती नहीं की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल के अलावा वेतन से कटौती नहीं की जा सकती, कटौती नहीं की जा सकती है। जो वित्तीय आपातकाल है, इसके अलावा उनके वेतन से कभी कटौती नहीं की जा सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनका न्यायाधीश संबंधित लगभग चीजें हम आपको बता चुके हैं। अब आप समझिए मुख्य रूप से क्या चीजें बची। तो हमने आपको जो सुप्रीम कोर्ट से इनका गठन कैसे होता है, इनकी नियुक्ति कैसी होती है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनको कैसे पद से हटाया जा सकता है, इनकी अर्हताएं क्या होती है, इनका वेतन क्या होता है, ये चीज़ें आप बता दिए हैं। बाकी बचे हुए वीडियो अगले पार्ट देंगे, बहुत लेंथी नहीं करेंगे, 2 पार्ट में कवर करेंगे जिससे आपको आसानी हो। और आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ध्यान देखिए, परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से जरूर प्रश्न आएगा। जय हिंद, जय भारत।